हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, 90% हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 90% अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और सिर्फ 10% अमाशय और बड़ी आंत में होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 10% और 90% अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। तो 90% अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपसे कोई कोई पूछे, साधारण रूप से कोई पूछे कि अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में होता है। सामान्यतः बोला जाता है कि अवशोषण छोटी आंत में होता है, जबकि 10% अवशोषण अमाशय और बड़ी आंत में भी होता है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है और औषधि का अवशोषण कहाँ होता है, कुछ विटामिन्स का अवशोषण कहाँ होता है। ये सब मैं बातें आपसे करने वाला हूं। पहले आपकी स्क्रीन में जो चित्र दिख रहा है छोटी आंत का, तो मैंने इसके 3 भाग बताए थे और आपको आज मैं चित्र के माध्यम से दिखा दे रहा हूं कि कौन से 3 भाग हैं। पहला भाग देखिए दोस्तों, इस पहले भाग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे कहते हैं ग्रहणी। इसको कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम, या इसी को कभी कभी पकवाशय दे देते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग नाम देकर आपको फंसाना है ना। तो कभी बोल देते हैं ग्रहणी, तो यही तो ग्रहण करता है ना अमाशय से आने वाले भोजन को। पहले नंबर का भाग है छोटी आंत का, तो इससे आप याद रखिए ग्रहणी। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम, और एक और नाम है पकवाशय। अब दूसरे भाग को देखिए दोस्तों, दूसरे भाग को बोलते हैं जीजेनम, या इसी को बोलते हैं मध्यांत्र। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे लंबा भाग होता है आपका सबसे लंबा भाग क्या होता है? इलियम, जिसको सेशांत्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इसको सेशांत्र बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों इनके हिंदी और इंग्लिश नामों के बारे में, इसीलिए मैं आपको लिख कर नहीं बता रहा हूँ, चित्र के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर होता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी संरचना होती है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले कुछ बातें हम लोग, हमारे शरीर में 9 से 10 लीटर, आप समझिए बात को, 9 से 10 लीटर बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हम लोग तो दिन में 4-5 लीटर पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं। लेकिन देखिए हमारा शरीर क्या करता है, इसको तो प्रतिदिन जो है 9 से 10 लीटर पदार्थों को अवशोषित करना ही करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पानी पीजिए, ताकि आपके शरीर में अच्छे से बाइल जूस बने। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पित्त में 85% जल होता है, तो जल की बड़ी आवश्यकता होती है उनको बनाने के लिए, लार को भी बनाने के लिए। क्योंकि लार में आपको बताया मैंने लगभग 99% क्या होता है? जल होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखें अग्नाशयी रस को, तो उसमें भी 95% लगभग जल होता है। तो जल का बड़ा महत्व है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे, कभी भी डॉक्टर के यहाँ कोई जाता है हॉस्पिटल, तो भले ही उसको कुछ भी हुआ हो, वो उठा के उसके हाथों में क्या लगा देता है? पानी लगा देता है, पानी चढ़ा देता है। तो इसके पीछे डॉक्टर का लॉजिक क्या है?
डॉक्टर का लॉजिक यही है कि इसके अंदर जो है लार अच्छे से बनने लगे, सभी प्रकार के रस अच्छे से बनने लगे, ताकि इसका जो है सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम जो है और बहुत सारी बातें अच्छी हो जाएं, बहुत सारी बातें अच्छी हो जाएं, जिससे इनका जो है तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो पानी की कमी को पूरा करता है डॉक्टर। चाहे किसी को कुछ भी हुआ हो, वो 2-4 बोतल टांग ही देता है। तो हालांकि उसमें कुछ प्रतिशत में कुछ मात्रा में ग्लूकोज भी होता है, कुछ लवण भी होते हैं। तो ख़ास करके डॉक्टर का लॉजिक यही है कि वो जल की कमी को पहले पूरा करे शरीर में। तो हमको अगर किसी बहुत सारे बीमारियों से बचना है तो जल जो है बिल्कुल उचित मात्रा में रोज़ाना पीना चाहिए दोस्तों। अगर जल नहीं पिएंगे तो लार भला कैसे अच्छे से बनेगा। अग्नाशयी रस, पित्त रस और एक और रस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, आंतरिक रस, जिसको मैंने बताया था। आंतरिक रस बच गया हमारा, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस हमारे शरीर में बनता है और ये आंत्र से छोटी आंत से निकलता है। और मैं बताऊंगा छोटी आंत के किस ग्रंथियों से निकलता है। आगे मैंने लिखा हुआ है। आइए अवशोषण के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया 9 से 10 लीटर प्रतिदिन, जिसमें से लगभग 7.5 लीटर जल होता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कम से कम 4-5 लीटर रोज़ाना जल हमको पीना चाहिए। तो सारी बातें मैं आपके सामने क्लियर करता जा रहा हूँ दोस्तों। विटामिन्स के बारे में भी किया था और जल के बारे में भी, और भी बहुत सारी बातों के बारे में मैंने आपके सामने क्लियर किया है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हमको जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान से हमको उतना लाभ नहीं होगा। हमको इसको पूरी तरीके से समझकर एंजॉय करना है और अपने जीवन में भी लाभ प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए 1.5 लीटर सूक्ष्म पोषक पदार्थ हमारे शरीर में लगभग की बात हो रही है दोस्तों, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक पदार्थ तरल पदार्थ के रूप में अवशोषित होते हैं। आ जाइए दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है अवशोषण, और अवशोषण मैंने बताया आपको छोटी आंत में 90% और अमाशय और बड़ी आंत दोनों मिलाकर 10%। तो छोटी आंत में तो सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक पदार्थ और जल अवशोषित होते हैं बहुत मात्रा में, लगभग 90%। लेकिन अमाशय में क्या अवशोषित होता है? तो दोस्तों देखिए, मैंने लिख रखा है और लाल रंग से जो लिख रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अल्कोहल होते हैं दोस्तों, ये आपके अमाशय में ही अवशोषित होता है। और आपको अगर बताऊं तो अल्कोहल के पाचन के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम नहीं है, और इसीलिए ये कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है दोस्तों, जिनका शरीर इसके अनुकूल नहीं है। अगर अनुकूल है तो बहुत दिन तक चला लेगा वो, और लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो बहुत घातक हो सकता है। उसी प्रकार से औषधि भी साइड इफ़ेक्ट करते हैं दोस्तों। और लेकिन क्या है, औषधि अगर किसी को रोग है तो उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर कोई ज़बरदस्ती खा ले तो उसके लीवर को डैमेज कर देगा, और इसीलिए औषधि सोच समझकर खानी चाहिए। और हमारे अमाशय में होता है दोस्तों इनका अवशोषण, ये बात आपसे पूछी जाती है, ठीक है। बाकी कहानी बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद हो जाए। और बड़ी आंत में कुछ बचे खुचे विटामिन्स, देखिए विटामिन के बारे में कोई सोचेगा नहीं कि बड़ी आंत में
विटामिन का भी अवशोषण होता है, इसलिए पूछ लिया जाता है। और बचे कुचे जल और लवण को ये क्या है, अवशोषित कर लेता है दोस्तों। और बड़ी आंत का कौन सा भाग, तो बड़ी आंत के बारे में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया है दोस्तों। अभी आप देख लीजिए इसका चित्र। और इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग देख लीजिए, इसको बोलते हैं सीकम। इसको क्या पढ़ते हैं, सीकम। और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग पूछा जाता है दोस्तों, ये बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। और कोलन में ही दोस्तों, अब मैं विटामिन की कहानी बता रहा हूँ आपको। कोलन जो है सबसे बड़ा भाग है बड़ी आंत का, ये आपसे पूछा जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, यहीं पर बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो अगर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बैक्टीरिया हमारे मित्र हैं। और अब दूसरी बात सुन लीजिए दोस्तों, अगर कोई मनुष्य कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है ना, कोई चीज़ अच्छी लग गई, बहुत अच्छी लग गई, तो इतना खा लिया कि आमाशय भी सरेंडर कर जाता है और छोटी आंत भी सरेंडर कर जाता है। जबकि छोटी आंत की जिम्मेवारी है कि वो पूरे भोजन का पूर्ण पाचन वो करा के ही छोड़ेगा। पूर्ण पाचन होना ही होना चाहिए छोटी आंत तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वसा का पाचन नहीं हो पाता है। कुछ फैटी जो आइटम खा लिए जाते हैं मनुष्य द्वारा ज़्यादा, उनका पाचन छोटी आंत भी नहीं कर पाता है और वो चले जाता है आपके बड़ी आंत के पास। कहाँ चले जाता है, बड़ी आंत के पास। तो भाई नाम से ही पता चलता है, छोटी आंत का बड़ा भाई है बड़ी आंत। तो अब जो बाकी रह गया है छोटी आंत का काम, उसको कहीं ना कहीं ये संभालेगा। तो मैंने तो आपको बताया था कि बड़ी आंत में तो पाचन होता नहीं है, तो पाचन तो नहीं होता है दोस्तों। लेकिन बड़ी आंत के पास कोलन में गजब के बैक्टीरिया होते हैं। बचे हुए फैटी जो पदार्थ होते हैं, वसा वाले पदार्थ, उनका जो है ये बैक्टीरिया किण्वन करते हैं दोस्तों। और किण्वन द्वारा जो वसा में उपस्थित विटामिन होते हैं, 4 विटामिन होते हैं ना, उनको निकाल कर हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। इसीलिए ये बैक्टीरिया हमारे क्या है, मित्र हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा ये फैट का पाचन कर देते हैं या फैट को अपघटित कर देते हैं, किण्वन प्रक्रिया द्वारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए। और हिंदी में बोलते हैं किण्वन। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसीलिए पूछा जाता है कि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है। देख लिया दोस्तों कोलन की विशेषता, इसीलिए कोलन के बारे में पूछा जाता है। और वैसे भी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। और चित्र में देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। देखिए मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। और लास्ट वाला भाग है डिसेंडिंग कोलन। और ये किसका भाग है, कोलन का भाग है। और कोलन किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। तो अगर आपसे पूछे कि असेंडिंग कोलन किसका भाग है और ऑप्शन में आपके पास कोलन ना हो, बड़ी आंत हो, तो लोगों को वैसे तो कोलन शब्द पता है कि बड़ी आंत का भाग है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि असेंडिंग कोलन भी तो उसी का भाग कहलाएगा। तो इसलिए क्या है, संशय में उस पर टिक नहीं लगा पाते हैं और अपना नंबर खो देते हैं। तो ऐसा काम आप मत कीजिएगा दोस्तों।
आप लोगों को अब पता चल चुका है कि ये जो है बड़ी आंत का भाग है। और अंतिम भाग दोस्तों देखिए बड़ी आंत का, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम और हिंदी में बोलते हैं मलाशय। अंत में वेस्ट पदार्थ यहीं पर आकर जमा हो जाते हैं। जब मनुष्य को ज़रूरत महसूस होती है तो बहिष्करण द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार आपका बड़ी आंत ख़त्म। और बड़ी आंत के बारे में भी मैं आज ही इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमको आज ये चैप्टर पाचन तंत्र कंप्लीट ख़त्म करना है। और एक बात और देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये अवशेषीय अंग होती है दोस्तों हमारे बड़ी आंत में। हमारे बड़ी आंत में अवशेषीय अंग होती है। अवशेषीय अंग उनको कहा जाता है दोस्तों जिनका कोई उपयोग नहीं होता है शरीर में। लेकिन एक बड़ी घटना होती है दोस्तों, अगर यह सक्रिय हो जाए तो इसी को अपेंडिक्स की बीमारी कहते हैं दोस्तों। और बहुत पीड़ा होती है पेट में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवशेषीय अंग है और जब सक्रिय हो जाता है तो पेट में बहुत दर्द होने लगता है, जिसको अपेंडिक्स की बीमारी कहते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। छोटी आंत में मैंने बताया ना, इलियम में एक संरचना पाई जाती है जो सूक्ष्म पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। तो दोस्तों आज मैं इलियम में उपस्थित उस महत्वपूर्ण संरचना का नाम बताने वाला हूँ जो बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से मेरे साथ लगे रहिए दोस्तों। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में करोड़ों की संख्या में अंगुली नुमा संरचना होती है। देखिए दोस्तों, करोड़ों की संख्या में अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसे विलाई, इंग्लिश में देख लीजिए स्पेलिंग, या रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमारी छोटी आंत में अवशोषण करते हैं। और कितना अवशोषण होता है छोटी आंत में? 90%। और छोटी आंत के किस भाग में अवशोषण हो रहा है? इलियम में। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इलियम में भी कौन सी संरचना? विलाई या रसांकुर आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। और इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में आता है। और आखिर ये रक्त में जो है कैसे मिलाता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को? जो है रसांकुर जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों को रुधिर वाहिकाओं में कैसे ले जाता है या रक्त में कैसे भेजता है? तो दोस्तों आगे देखिए, लिखा हुआ है, इन रसांकुरों में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। और इन्हीं के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व आपके रक्त में चले जाता है। ठीक है दोस्तों, और गजब की बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मज़ा आ जाएगा और पेपर में भी आ जाएगा। जो है अवशोषित पोषक तत्व हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा, वेन मतलब होता है नस, और हिपैटिक शब्द जो है लीवर से संबंधित है। में ही तो हिपेटाइटिस नामक बीमारी होती है ना? आपको पता है ना? नहीं है तो जब मैं बीमारी पढ़ाऊँगा तो एकदम डिटेल से दोस्तों और बहुत समझा कर आपको पढ़ाऊँगा, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अवशोषण के बाद भी लीवर का काम अभी बाकी है।
जो है अवशोषित पोषक जो तत्व हैं हिपैटिक, क्या हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा लीवर तक पहुंचते हैं या लीवर तक पहुंचाए जाते हैं। लीवर को क्या कहा जाता है हिंदी में? यकृत या जिगर। जिगर शब्द सामान्य शब्द है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि जिगर किसको कहते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, पाचन के दौरान, किसके दौरान? पाचन के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व तो प्राप्त होते ही होते हैं जो लीवर तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद पूरे शरीर में लीवर चेक करके भेजता है कि जो है सारे पोषक तत्व सही हैं कि नहीं। लेकिन जब भी कोई कार्य होता है तो अच्छी चीज़ भी बनती है, बुरी चीज़ भी बनती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ बन जाता है हमारे शरीर में अमोनिया, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है दोस्तों, जहरीला होता है। हमारे शरीर में अगर ये बहुत देर तक रहा तो मनुष्य को कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी, और इसीलिए लीवर तुरंत इसको पकड़ता है और चेंज कर देता है यूरिया में। किसमें? यूरिया में। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? हमारा लीवर। और लीवर का काम देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा है। और अमोनिया का सूत्र देख लीजिए, NH3। तो अमोनिया को पूछा जाए, N को देख रहे हैं ना आप, N से होता है नाइट्रोजन। तो अमोनिया जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में, और यूरिया भी नाइट्रोजनी, नाइट्रोजन देख रहे हैं ना, ये यूरिया का सूत्र है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कि यूरिया और अमोनिया जो है नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, क्योंकि पेपर में पूछा गया था एक बार और एक दो बार कि ऑप्शन दे देता है बहुत सारे, और पूछता है कि इनमें से कौन सा हमारे शरीर में उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन यूरिया अवश्य मिलेगा, या तो वो अमोनिया दे देगा। तो आप लोग 1 नंबर वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अपना अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हमारा जो है छूटा हुआ था। छोटी आंत में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आंतरिक रस निकलता है, लेकिन कौन सी ग्रंथियों से? तो आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लूनर ग्रंथियों से। आंत से निकल रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं आंतरिक रस। ठीक है। बड़ी आंत में तो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो एंजाइम पाए जाते हैं छोटी आंत में पाए जाते हैं, इसलिए बड़ी आंत में पाचन भी नहीं होता है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि किस आंत में आंतरिक रस निकलता होगा। आपको याद रहेगा कि छोटी आंत में निकलता होगा या निकलता है। तो दोस्तों इसमें 5 पांडव पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है 5 एंजाइम होते हैं, और ये बड़े योद्धा होते हैं दोस्तों। इनके बगैर पूरा पाचन नहीं हो पाएगा, और छोटी आंत की पूरी जिम्मेदारी होती है पूर्ण पाचन की। इसीलिए यहाँ पर 1 से 1 प्रकार के रस निकल रहे हैं। और आपने देखा कि पित्त रस और अग्नाशयी रस भी यहीं पर गिरते हैं छोटी आंत में, ग्रहणी में। तो दोस्तों देखिए, लैक्टेस एक एंजाइम है जो लैक्टोज नामक पोषक तत्वों को, सूक्ष्म पोषक तत्व ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज तो कॉमन रहेगा दोस्तों, 3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको उसमें, और आपको पीछे का याद रखना है। तो लैक्टोज में क्या निकलता है? एक और ग्लैक्टोज। दरअसल लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, तो उन्हीं में टूट जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है सुक्रेज का। यह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। दोस्तों आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा कि ग्लूकोज में लास्ट में सा लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज भी पढ़ते हैं कभी कभी, और कभी कभी ग्लूकोज भी होता है। और कभी कभी आप देख रहे होंगे लैक्टोज जो लिखा हुआ है
वो कभी कभी लैक्टोज भी लिखा आता है। तो इस बात पर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने दोनों बातें लिखी हुई हैं। आगे देखिए, ग्लूकोज को मैंने ग्लूकोज ही लिखा हुआ है, जबकि उससे पहले 2 एंजाइम में मैंने ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो यही बताने के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और देखते हैं तीसरा एंजाइम माल्टेज, और माल्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, क्योंकि 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है ना माल्टोज। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि लैक्टोज किन 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज और लैक्टोज। और सुक्रोज, इसको जो हम चीनी खाते हैं ना दोस्तों, टेबल चीनी बोलते हैं इसको, टेबल शुगर, और यही चीनी है जिसको हम लोग खाते हैं शक्कर के रूप में, या इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, शुगर। तो आपको ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सुक्रोज किन 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज और क्या, फ्रक्टोज। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों आपके पेपर्स में कि सबसे मीठा शर्करा या सबसे मीठा शुगर कौन सा है, तो आप बताएंगे फ्रक्टोज। क्या बताएंगे? फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे प्रश्न मैंने आपके कवर करा दिए। और आगे देखिए, इसमें चौथा एंजाइम होता है आंतरिक रस में लाइपेज। और लाइपेज के बारे में मैं समझता हूँ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आपको मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार बता दिया है। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉइड में चेंज करता है। और आगे देखिए दोस्तों, प्रोटीन को पचाने वाला एक और एंजाइम, इसको भी प्रोटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीज बोलते हैं। एक एंजाइम हमने पढ़ा था ट्रिप्सिन, और ये है इरेप्सिन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है, और प्रोटीन दे दे या पेप्टॉन दे दे, क्या है, लास्ट तक होते होते प्रोटीन जो है पेप्टॉन, पेप्टाइड, इन सब में टूट जा रहता है। तो उनको भी तो बातचीत करेगा ना, तो कौन करता है? इरेप्सिन। जो बचे प्रोटीन है उनको भी और प्रोटीन के टुकड़ों को भी। तो कभी आपके सामने पेप्टॉन ऑप्शन में रख दे कि इरेप्सिन किसका पाचन करता है, या पेप्टाइड रख दे, तो आप बताएंगे कि पेप्टॉन का पाचन करता है, पेप्टाइड का पाचन करता है। प्रोटीन तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि ये तो मुख्य पोषक तत्व है जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व एमिनो अम्ल में प्रोटीज चेंज करता है। और प्रोटीज के अंतर्गत 2 एंजाइम हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, एक है इरेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन। और इस प्रकार से आपका आंतरिक रस भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों से ये तैयार किया गया है और सभी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए धन्यवाद।